नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं टॉप 5। ये वक्त होता है जब हम 5 साथी आपको मिलकर बताते हैं 5 बजे तक की 25 बड़ी खबरों का पूरा अपडेट। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। तो 3 दिनों में 3 स्टेट की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। आज बारी राजस्थान की थी। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। सांगानेर सीट, जो जयपुर से लगती एक सीट है, वहां से विधायक, पहली बार के विधायक हैं भजन लाल शर्मा। इन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में जयपुर में हुई विधायक दल की बैठक में भाजपा हाईकमान द्वारा तय किए गए नाम का प्रस्ताव रखा गया। उस पर सभी की सहमति बनी और वहीं इसका अनाउंसमेंट हो गया। सूत्र कहते हैं कि नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव वसुंधरा राजे ने खुद रखा। भजन लाल शर्मा संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, मूलतः भरतपुर के रहने वाले हैं। फिलहाल प्रदेश महामंत्री के पद पर आसीन थे, पहली बार चुनाव लड़ा, जीते, विधायक बने और अब राज्य की कमान संभालेंगे। इसके अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभालेंगे। मध्य प्रदेश में नए सीएम का ऐलान हो गया। बीजेपी ने इस बार एमपी की कमान शिवराज सिंह चौहान की बजाय मोहन यादव को दी है। 18 साल से सीएम शिवराज ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। शिवराज के इस्तीफे के बाद कुछ महिलाएं उनसे मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान वे फक कर रोने लगे। शिवराज ने उन्हें गले लगा लिया। इस दौरान पूर्व सीएम भी भावुक नजर आए। सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह का यह वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें देखा जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान से मिलने कुछ महिलाएं उनके आवास पर पहुंची। ये महिलाएं शिवराज सिंह चौहान के सीएम न बनने पर दुखी हो गई और रोने लगी। शिवराज सिंह ने महिलाओं को गले लगाकर उन्हें संभालने की कोशिश की। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम बनने नेताओं की दिल्ली दौड़ को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं मांगने से बेहतर मरना समझता हूं। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब पार्टी को कुछ देने का वक्त आ चुका है। शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की जनता से माफी भी मांगी। कहा है कि मेरे फैसले से अगर किसी को तकलीफ हुई है तो वो माफी मांगते हैं। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। अरे मैं आज कह रहा हूं साफ, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने, कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे, अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बंगले पहुंचकर मुलाकात की। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। कमलनाथ ने मोहन यादव को नए सीएम बनने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि वो विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी। नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात कर सीएम ने कहा कि हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लंबा अनुभव है, उनकी बहुत आवश्यकता है, इसलिए चर्चा करने के लिए उनके पास आए थे। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि लोग जरूर उनके नाम से चौंक गए थे, लेकिन वे पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, स्वयं सेवक रहे हैं। सारे बड़े बड़े हमारे जो मार्गदर्शक के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, नड्डा जी, माननीय योगी जी, उन सब के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है और भाजपा के लिए पूरा देश वर्तमान में एक विशेष निगाह से देखता है। तो कहीं हमारे लिए प्रदेश में और बड़ी संभावना सरकार के आधार पर भी और आम जनता की गरिमा के हिसाब से कार्यक्रम करने की बनती है। बधाई देने में आया था। मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की।
तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम कल दोपहर 12 बजे होगा। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में विशाल डोम बनाए गए हैं, जिसमें 2000 से 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही आम मतदाताओं को भी इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। चूंकि कार्यक्रम की तैयारी के लिए सिर्फ एक दिन का वक्त ही शेष बचा है, ऐसे में मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रात दिन जुटे कर्मचारी युद्ध स्तर पर तैयारी में लगे। तो दोनों ही राज्यों में, छत्तीसगढ़ में भी, मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे कि कैसे तैयारियों का दौर जारी है। शपथ ग्रहण का 2 दिन के भीतर तय हो गया कि कौन राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभालेगा और अब शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। आपने मध्य प्रदेश देखा, अब आपको छत्तीसगढ़ की तैयारियों का भी एक नजारा हम दिखाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी शपथ ग्रहण को लेकर तमाम तैयारियां हैं। डोम बनकर तैयार हैं। मजदूरों को सेफ्टी किट लेकिन यहां नहीं मिला। इस दौरान अगर कोई हादसा होगा तो जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल भी उठाए गए। इस सवाल पर टेंट हाउस के सुपरवाइजर फिलहाल मौन साधे नजर आए। तो एक बड़ा और भव्य कार्यक्रम है, तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां बनती भी हैं, लेकिन जो विशाल डोम तैयार हो रहा है वहां काम करने वाले मजदूरों को कोई सेफ्टी किट नहीं दिया गया, कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए और इन तस्वीरों ने सवाल उठाए हैं। हम जो देख रहे हैं कि बड़े बड़े डोम चढ़ाया जा रहा है, डोम के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, यहाँ पे भी डोम के ऊपर लोग चढ़े हैं, सेफ्टी सुरक्षा का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बेल्ट वेल्ट तो देख नहीं रहे कुछ प्रोवाइड किया गया है, मगर वो बेल्ट लेके साथ में चढ़ने में उनको थोड़ा सा तकलीफ होता है। जल्दी काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला काम है, तो वैसे हम लोग बहुत सावधानी से बरत रहे हैं इस काम में। शिवराज सिंह चौहान अब मुख्यमंत्री निवास छोड़कर 74 बंगला स्थित B8 में शिफ्ट होंगे। श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री निवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कीमती पेंटिंग्स, मोमेंटो और सामान की शिफ्टिंग की जा रही है। शिवराज सिंह चौहान 2018 की हार के बाद भी इसी बंगले में रहे थे। शिवराज 2005 में सांसद रहते 74 बंगले में घर अलॉट हुआ था। शिवराज सिंह चौहान अगले 3 दिन में मुख्यमंत्री निवास खाली कर सकते हैं। तो आज उज्जैन में महाकाल आरती में विशेष भस्म आरती की गई। पुजारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए यह खास पूजा अर्चना की गई है। सबसे पहले बाबा महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया, उसके बाद बाबा महाकाल का श्रृंगार हुआ, फिर भस्म आरती और महाआरती की गई। इस दौरान हजारों की संख्या में बाबा महाकाल के भक्त वहां पर मौजूद थे। पूजा के दौरान भगवा साल में लपेटकर चांदी का एक मुकुट भी भक्त ने अर्पित किया है भगवान पर। एक ऐसी कृपा है कि आज बहुत सालों के बाद में उज्जैन से एक श्रेष्ठ और एक योग्य व्यक्ति को प्रदेश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी बाबा महाकाल की कृपा से मिली है। बाबा महाकाल से यही कृपा है कि पूरे उज्जैन का नाम पूरे विश्व के अंदर हो और सफल नेतृत्व के साथ के अंदर वो कार्य करें। जो हमारे मुख्यमंत्री बने हैं वो बहुत उन्नति करें और देश के लिए बहुत कुछ करें। मध्य प्रदेश को एक अच्छा युवा और आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता मिले, उसी प्रकार हमें राजस्थान के अंदर एक नौजवान आरएसएस के कर्मठ कार्यकर्ता जो हम सभी युवा साथियों को साथ लेकर चले और हमारी जो भावनाएं उनको समझे। तो विधानसभा चुनाव के बाद फिर झीरम पर सियासत गर्मा गई है। झीरम हमले में शहीद नंद कुमार पटेल के पुत्र और पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा है कि सीएम विष्णुदेव साय अन्य मामलों के साथ झीरम की भी जांच कराएं। 5 साल एनआईए और कोर्ट में लड़ाई लड़ने में बीत गए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार भी बदल गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि नई सरकार राजनीति से ऊपर उठकर झीरम की जांच कराएगी। इधर सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सैकड़ों करोड़ कैश के बाद अब लॉकर की बारी है। ओडिशा के बालांगीर पहुंची आयकर की टीम। बैंक के 3 लॉकर आज खोले जाएंगे। 350 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हो चुकी है। ओडिशा के साथ झारखंड में भी छापेमारी। शराब के अवैध कारोबार से पैसा बनने का शक है। आज संसद में भी बीजेपी उठाएगी ये मुद्दा। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संबोधन दिया, अपनी बात रखी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस अब भी अनुच्छेद 370 हटाने को गलत मानती है।
कहा कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही नहीं मान रही। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर मोदी सरकार के फैसले को वैध करार दिया है। इसी मुद्दे पर अमित शाह ने राज्यसभा में कांग्रेस पर निशाना साधा था। साथ ही पीओके पर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 2 गलतियों का जिक्र किया था। उन्होंने खुद अपनी किताब में इसका उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, हम कश्मीर के हैं, कश्मीर हमारा है। सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं होता। सेना जीत रही थी, वो भाग रहे थे, 2 दिन रुक जाते, पूरा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर तिरंगे के तले आ जाता। दूसरा, क्यों मामले को यूएन में ले जाया गया? मुझे सीज फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले को ठीक से हम नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हम सीज फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था। हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं। ये जो कोर्ट है किसी और का नहीं है, जवाहरलाल नेहरू का है। इस देश का कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हर व्यक्ति का कश्मीर है और हर कश्मीरी का देश है। स्पष्टता कर ली है, वो जहां जाना चाहे हम सिक्योरिटी भी देंगे, जा सकती है। अब जबरदस्ती कोई बाहर नहीं ले जा सकता, कोई हाउस अरेस्ट नहीं हुआ है, मैं रिकॉर्ड पर कहना चाहता हूं। इधर केरल के राज्यपाल और केरल के मुख्यमंत्री के बीच का विवाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हमले का आरोप लगाया, हमले की कोशिश का आरोप लगाया और राज्यपाल के काफिले के सामने प्रदर्शन किया गया। एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने उन्हें काला झंडा दिखाया। प्रदर्शनकारियों के सामने आरिफ मोहम्मद खान रुक गए। सीपीएम का छात्र संगठन है एसएफआई, आपको ये अपडेट भी बता दें। और उन्होंने ये भी कहा है कि उन पर हमले की कोशिश की गई। सीएम के इशारे पर, पिनानी विजयन के इशारे पर यह आरोप उन्होंने लगाया है। प्रदर्शनकारियों के सामने राज्यपाल ने अपना काफिला रोक दिया और गाड़ी से बाहर निकलकर यह बयान दिया। I cannot allow the criminals, the Gundas, to rule the room. They are hitting my car. When the chief minister is party to this conspiracy, what these poor people can do? चुनाव आयोग के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। जिले में निर्वाचक राष्ट्रीयकरण एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम 13 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। जिले में 1 जनवरी 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाना है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या अधिक रहने से लंबी कतारें लगी रही और कई लोग लंबे इंतजार के चलते बिना वोट डाले भी लौट आए। इसलिए अब लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या केंद्रवार कम करने के साथ ही केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी हमको लेटर आ चुका है। आई थिंक 20 दिसंबर से हमारी एक स्पेशल समरी रिवीजन है ना कहते हैं वो शुरू हो रही है। मतदान केंद्र का निर्धारण और है ना पार्ट है ना फाइनलाइज करना, उसके बाद है ना नए नाम को है ना जोड़ना। जनवरी है ना 5 के बाद है ना उसका रिजेक्शंस ऑब्जेक्शंस है ना भी है ना रिसीव किया जाएगा, उसको आपत्तियों को भी निराकरण कराया जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के कारण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कई परीक्षाएं पिछड़ गई, लेकिन अब यूनिवर्सिटी ने स्नातक प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षाएं की डेट जारी कर दी है। ये पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। लॉ स्नातक की परीक्षाएं भी 12 दिसंबर और मास्टर्स की परीक्षाएं 13 दिसंबर से शुरू होगी। बता दें कि डीएवीवी ने स्नातक प्रथम वर्ष की 15 पाठ्यक्रमों की पूरक परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। 45 केंद्रों पर 11,000 छात्र छात्राएं पूरक परीक्षा देंगे। परीक्षा के लिए डीएवी के गोपनीय विभाग ने उड़नदस्ता भी बनाया जो परीक्षा केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर नकल रोकेंगे। प्रथम वर्ष की पूरक परीक्षाएं, इसका टाइम टेबल हमने घोषित कर दिया है। परीक्षा केंद्रों की सूची भी जारी की जा चुकी है। परीक्षाएं अपने निर्धारित समय और दिनांक पर ही आरंभ होंगी। इसके उपरांत हमें स्नातक स्तर द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं भी संपन्न कराना है, जिसका टाइम टेबल भी हम शीघ्र ही घोषित करेंगे। स्नातकोत्तर स्तर पीजी लेवल का फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं भी आरंभ कराएंगे। इंदौर एक बार फिर से दुनिया भर के मेजबानों का स्वागत करने के लिए तैयार हो रहा है। इंदौर में 17 दिसंबर को एनआरआई समिट का आयोजन होगा।
और इसमें विश्व में रहने वाले इंदौरियंस यहां आने वाले हैं। इसके लिए अभी तक लगभग 200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आयोजन में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए इंदौर सजकर भी तैयार है। मालवीय अंदाज में मेहमानों का स्वागत होगा। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि आयोजन में आने वाले मेहमानों को इंदौर में किए गए नवाचार की जानकारी दी जाएगी। इंदौर के इस आयोजन में विदेश में बसे इंदौर प्रवासी भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी होगा। कम्युनिटी का गठन भी किया जाएगा। इंदौर ने यह तय किया था कि हम नॉन रेसिडेंट इंदौरी समिट भी हर साल करेंगे, जो 17 दिसंबर को की थी। इस बार फिर वो 17 दिसंबर को नॉन रेसिडेंट इंदौरी समिट है, जिसमें दुनिया भर के इंदौर में रहने वाले लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से जुड़ेंगे। उनके साथ इंदौर के विकास, इंदौर में उनकी भूमिका और उनकी इंदौर से अपेक्षाओं पर हम चर्चा करेंगे। वहीं जबलपुर कलेक्टर ऑफिस के 5 करोड़ के फाइल से नोटशीट गायब होने के मामले में 3 शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल मामला गणतंत्र दिवस के आयोजन में हुए खर्च से जुड़ा हुआ है। इस फाइल में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम शान के भुगतान से संबंधित जानकारी भी थी। बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए आयोजन में लगभग 5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। इस पर विभाग ने शासन से पैसों की डिमांड की। दूसरी बार भी जब वेंडरों के भुगतान के लिए राशि की डिमांड की गई तो फाइलों से 24-25 पन्नों की नोटशीट गायब मिली, जिस पर जांच के बाद 3 कर्मचारियों को दोषी पाया गया, जिन पर कलेक्टर के आदेश के बाद आमोदी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। नोटशीट को बीच में ही चोरी कर लिया गया और अब जिस भी नियत से सामने वाले ने चोरी किया है तो उसमें हमने कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया था कि सर ऐसा जो है हमारी नोटशीट के साथ घटित हुआ है। तो कि सारे बाउचर, सारी फाइलें हैं, उसमें से जो 23-24 पेज की नोटशीट थी, अर्थात मतलब 12 पन्ने की नोटशीट थी, वो गायब कर दी गई। हेमंत कुमार सिंह के द्वारा गाला कलेक्टर शाखा से एक आवेदन पत्र थाना ओमती को दिया गया है, जिसमें 26 जनवरी पर्व के दौरान जो लेन देन की नोटशीट थी वो चोरी हो रही के संबंध में इसमें हमने वैधानिक राय उपरांत आज इसमें हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। ग्वालियर रेलवे स्टेशन के बाहर से एबीवीपी के कुछ छात्र हाईकोर्ट जज की कार ड्राइवर से छीनकर उससे एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए अस्पताल ले गए। जज की कार गायब होते ही हरकत में पुलिस आ गई और शहर में नाकेबंदी की गई तो कार जय आरोग्य अस्पताल के पास खड़ी मिली। छात्रों का उद्देश्य सिर्फ पीके यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर की जान बचाना था, लेकिन उनकी मौत हो गई। वे दिल्ली से झांसी जा रहे थे, जिनकी तबीयत ट्रेन में बिगड़ने से उन्हें ग्वालियर में उतार दिया गया, लेकिन पुलिस ने 2 छात्रों के खिलाफ अब केस दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी हो गई उनकी। गिरफ्तारी के बाद छात्रों ने देर रात थाने का घेराव कर हंगामा किया। छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज की गई है इसे निरस्त करने की मांग की। छात्रों का कहना था कि अगर उनके खिलाफ एफआईआर निरस्त नहीं हुई तो भविष्य में कोई हाथ मदद का आगे बढ़ाएगा नहीं। किसी व्यक्ति की सेवा भाव के साथ में उसकी जान बचाने के लिए परिषद के कार्यकर्ता सामर्थ्य लगा रहे हैं, तो इस प्रकार का झूठा आरोप अगर पुलिस लगा रही है तो आपको समझ में आ रहा होगा। मीडिया बंधु से भी मैं आग्रह करता हूं कि इस प्रकार इसकी कड़ी निंदा करें और इस आवाज को बुलंद करें। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में 14 लाख के लूट की कहानी फर्जी निकली। बेटे ने ही पिता के दिए रुपए को हड़पने के लिए पूरी साजिश की थी। बता दें कि युवक के पिता ने बेटी की फीस जमा कराने के लिए 14 लाख रुपए दिए थे। रविवार को रायपुर एयरपोर्ट पर पकड़े गए 3 आरोपियों से 1 करोड़ कीमत के सोने के बिस्किट जब्त किए गए हैं। 3 आरोपी शारजाह, मस्कट से लखनऊ आकर घरेलू उड़ान से रायपुर पहुंचे थे। पूछताछ में मिली कई अहम जानकारी मिलने की बात कही जा रही है। डीआरआई और आईटी की पूछताछ में यह खुलासा हुआ। कोंडागांव में स्कूली बच्चों की हथेली में गर्भ तेल छिड़कने के मामले पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस गौतम भादुड़ी ने संज्ञान लिया है और निर्देशों के बाद सालसा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंडागांव के अधिकारियों के माध्यम से पीड़ित छात्रों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया शुरू की है। इधर केशकाल में चलती बस में आग लग गई। हादसे में 2 महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे। इधर अंबिकापुर में गाड़ी चोरी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों से चोरी की 8 गाड़ियां जब्त की गई। आरोपी किराए के घर में रहकर चोरी करता था। गांधीनगर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। बिलासपुर में स्कूल में झाड़ू पोछा लगाते छात्र छात्राओं का वीडियो सामने आया है। स्कूली बच्चों से साफ सफाई कराई जा रही है। सरकंडा के आत्मानंद स्कूल का यह पूरा मामला है।
उज्जैन में टोल प्लाजा में टोल टैक्स देने को लेकर विवाद हो गया। उज्जैन और देवास के बीच बने टोल प्लाजा में यात्रियों और टोल प्लाजा के कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ है। कर्मचारियों ने लोगों के साथ मारपीट की है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर अब जांच शुरू कर दिया। सिवनी में 3 ट्रक की एक साथ भिड़ंत हो गई। हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल को जबलपुर रेफर किया गया है। छपरा बाईपास सड़क पर यह हादसा हुआ। केरल के कोझिकोड में आग लग गई। कुट्टियाड़ी इलाके में घर में आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान की आशंका है। राजस्थान के बीकानेर में सड़क हादसा हो गया। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, एक घायल है। पिकअप और ट्रक के बीच यहां भीषण टक्कर हुई। राज्य में रेत से भरे हाईवा ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पिता समेत 2 बच्चों की मौके पर मौत हुई। स्थानीय लोगों ने टायर जलाकर चक्का जाम कर दिया। जांजगीर के तालाब में 41 घंटे बाद युवक का शव मिला। बिलासपुर के एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोर टीम सर्चिंग कर रही थी। रायपुर को रविवार को दोपहर में डूबा था युवक और बलौदा के वार्ड 5 में की घटना बताई जा रही है। चलिए, एक तरफ प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ता दिख रहा है तो दूसरी तरफ सर्दी की वजह से जो असल में पारा है वो नीचे आ रहा है। आलम यह है कि पारा 8 डिग्री तक गिर गया है। इस सीजन का सबसे कम तापमान देखा गया। सरगुजा में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। स्कूली बच्चे थोड़े से परेशान हैं, सुबह स्कूल जाना होता है। वहीं निगम के द्वारा अलाव की व्यवस्था न कराए जाने से राहगीर रात भर ठिठुरने के लिए मजबूर दिखे हैं। और अब बारी यूपी अपडेट की। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। 15 दिसंबर तक उड़ान संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी और इसी महीने के आखिरी सप्ताह में विमान का संचालन भी शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट पर उतरते ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर की झलक दिखाई देगी। वहीं सुविधाओं की बात की जाए तो दिन और रात दोनों समय एयरपोर्ट ऑपरेशनल रहेगा, यानी काम जारी रहेगा। लखनऊ में IIIT के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी भी मौजूद रहे। यूपी के मैनपुरी में बिना शादी किए लौटी बारात। नशेड़ी दूल्हे से शादी करने से दुल्हन ने इनकार किया। शादी से इनकार करके शराब पीकर वो डीजे पर पहुंचा था। डांस कर रहा था दूल्हा। गाजियाबाद में एयरबेस के पास सुरक्षा में चूक हुई। हिडन एयरबेस की बाउंड्री वॉल के पास गड्ढा खोदा गया। बाउंड्री वॉल के पास गड्ढा खोदने वाले की तलाश की जा रही है। यूपी के प्रयागराज में आग लगने की घटना घटी। ओल्ड सिटी चौक पर आग लगी। दमकल की टीम ने इस पर काबू पा लिया। कोई जनानी होने की सूचना नहीं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर खबर को जानने के लिए IBC 24 यूपी UK को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। तो टॉप 5 में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों का अपडेट और बड़े विषयों पर डिबेट सिर्फ IBC 24 पर। फिलहाल हम इजाजत दें। नमस्कार।